हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आज जो है हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, यहाँ देख सकते हैं, हैव अ लुक। एक्सियोम मिशन 4 है और उसके अलावा जीरो डोज चिल्ड्रन है, UN80 इनिशिएटिव है। ये क्यों चर्चा में रहे हैं, व्हाई दिस इज इन न्यूज, और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले, जो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस चैनल को। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग आज के पहले न्यूज पर, जो कि है एक्सियोम मिशन 4, AX4। ठीक है ना। अब ये क्या है एक्सियोम मिशन के बारे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो context, India marked a historic moment in space exploration as Group Captain Shubhanshu Shukla became the first Indian to reach the International Space Station 41 years after Rakesh Sharma's 1984 mission। ठीक है जी। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज किया है जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के 41 साल बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो एक्सियोम मिशन है वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर शुभांशु शुक्ला जी जो हैं ये इस मिशन के पार्ट रहे हैं। और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये चर्चा में है, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट होने वाला था तो हम लोगों ने उस पे भी क्या की थी, यहाँ पर बात की थी। ठीक है ना। तो अब आते हैं यहाँ पे, आइए चलते हैं, देखते हैं कि जो एक्सियोम मिशन है, ये एक्सियोम मिशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अबाउट एक्सियोम मिशन के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। AX4 is the fourth private human space flight mission by Axiom Space to the ISS International Space Station, designed to advance international collaboration and conduct cutting edge research in microgravity। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये चूंकि जो भी मिशन जाता है, ये ध्यान रखिएगा, उसका कोई ना कोई क्या होता है, लक्ष्य होता है। अब एक्सियोम 4 के बारे में हम बात करेंगे तो ये स्पेस द्वारा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा चौथा निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। और मेनली ये क्या है यहाँ पर कि ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में सूक्ष्म गुरुत्व में अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इट मीन्स कि आप देख सकते हैं, यानी इसके बारे में अगर हम लोग देखें, सो बेसिकली इट्स डिजाइन फॉर, बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है डिजाइन टू एडवांस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड कंडक्ट कटिंग एज रिसर्च इन माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी के संदर्भ में, यानी सूक्ष्म गुरुत्व जो है उसके संदर्भ में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी रिसर्च है वो नई जो है यहाँ पर चीजें सामने आएंगी। तो एक्सियोम मिशन इसलिए भी क्या है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से इन्वॉल्व रहे इस स्पेस मिशन में। एक्सियोम स्पेस मिशन ऑर्गेनाइजर नासा होस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, एट ISS, इट मींस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा जो है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पर आपको होस्ट है। स्पेस एक्स लॉन्च व्हीकल एंड ड्रैगन कैप्सूल प्रोवाइडर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब आते हैं यहाँ पर, इसमें अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्सियोम मिशन। तो यहाँ पे क्रू मेंबर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्रू मेंबर्स थे जो कि इसमें गए हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका ये देख लीजिए एक बार यहाँ पर, 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ जी, एक बार इसमें यहाँ पर आप देख लीजिएगा, लॉन्च पैड है, हाँ जी, लॉन्च पैड है LC-39A कैनेडी, जो है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ है जून 25, 2025 को। मिशन ड्यूरेशन 14 डेज, मतलब 14 डेज अब्रॉड द जो है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्रू मेंबर्स में हम लोग देखेंगे, पेगी विटसन USA कमांडर होल्ड्स द US रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव टाइम इन स्पेस। इसमें जो पैगी विटसन है ये कमांडर है इसमें, जो कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक संचयी समय का, यानी एक लंबा समय का इनका क्या रहा है, रिकॉर्ड है इनका। शुभांशु शुक्ला जो हैं ये पायलट हैं और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष में दूसरे भारतीय हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है स्लैवोस जो है उजानास्की, ये पोलैंड से है। तो ESA मिशन स्पेशलिस्ट, सेकंड पोलिश एस्ट्रोनॉट आफ्टर 1978। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द क्रू मेंबर्स। टिबोर कापू, तो मिशन स्पेशलिस्ट, सेकंड हंगेरियन एस्ट्रोनॉट आफ्टर 1980 है। ये जो है आपको मिशन विशेषज्ञ हैं और 1980 के बाद ये दूसरे हंगेरियन अंतरिक्ष यात्री हैं। Zero G indicator, Joy the baby swan was selected by the Shukla and his 6-year-old son Sid। ठीक है ना। जॉय बेबी हंस खिलौना शुक्ला और उनके 6 वर्षीय बेटे सेट द्वारा चुना गया है
जीरो जी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, रिवाइवल ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मानव अंतरिक्ष जो है यहाँ पर उड़ान का पुनरुद्धार। तो ये यहाँ पर जो है, जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और 1984 के बाद मैंने आपसे बताया कि ये दूसरे भारतीय हैं। गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा, इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे? देखिए, ये जो भी मिशन आप देखते हैं, है ना, जो भी मिशन जा रहे होते हैं जैसे गगनयान, एक्सियोम, तो आखिर इसका लाभ क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है? तो इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि ये भारत की स्वयं की अपनी मानव युक्त जो है अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लॉन्च करने 2035 तक में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की महत्वाकांक्षा को भी पूरा करता है। और कहीं ना कहीं से देखिए, हमारे जो भारतीयों का जुड़ा होना, भारतीय अगर इसमें जो एस्ट्रोनॉट अगर जुड़ते हैं, तो ये हम लोगों के लिए क्या एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आने वाले समय में हम अपने यहाँ के जो स्पेस से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स हैं, हम उसको और क्या कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे और उसको बेहतर बना पाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण रहा और बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि शुभांशु शुक्ला जी, यानी कि जो एक्सियोम मिशन जो है, इसमें इसके पार्ट रहे कौन, शुभांशु शुक्ला, जो कि भारत से थे। और यहाँ पर अलग अलग देशों से आपने क्या देखा कि इसमें क्या है, क्रू मेंबर्स हैं इस मिशन में। होस्ट कौन रहा है, नासा रहा है यहाँ पर। हाँ, तो जो आपको ध्यान रखना है, जैसे टिबोर कापू हैं, स्वात्जोन ओजानास विनेस्की हैं, और उसके अलावा पेगी विटसन है और शुभांशु शुक्ला है। ठीक है जी। तो इसमें शुभांशु शुक्ला जी मिशन पायलट और मिशन कमांडर पेगी विटसन है, जो आपको स्टेवोस जो है यहाँ पर वो मिशन स्पेशलिस्ट हैं, और टिबोर जो कापू हैं वो भी क्या है, आपको मिशन स्पेशलिस्ट हैं। तो ये बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण रहा और ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला या गौरवमयी पल है हम लोगों के लिए। और आने वाले समय में डेफिनेटली क्या है, हम लोगों की जो स्पेस मिशन है ना, उसके लिए भी क्या होगा कि अब और भी बहुत सारी चीजें और भी नए जो है डायमेंशंस, नए आयाम जुड़ सकते हैं इसके साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सियम फोर्थ मिशन है, ये बेसिकली प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, जो कि एक्सियम स्पेस टू द आईएसएस में इसको भेजा गया, मतलब आईएस के द्वारा जो है यहाँ पर। और ये डिजाइन किया गया है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड कंडक्ट कटिंग एज रिसर्च माइक्रोग्रेविटी। जो आपको ध्यान रखना है कि मेनली ये सूक्ष्म गुरुत्व में जो भी रिसेंट रिसर्चेस हैं, वो सब इसमें क्या होंगे, यहाँ पर करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द जो है एक्सियोम मिशन, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हम लोगों के लिए, भारत के लिए और सभी भारतीयों के लिए। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर। हमारा अगला न्यूज क्या है, ये देखिए, जीरो डोज चिल्ड्रन। हो सकता है आपको लगे कि जीरो डोज चिल्ड्रन क्या है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हमारे यहाँ होता है। देन व्हाट इज ऑल अबाउट द जीरो डोज चिल्ड्रन? आइए यहाँ पर देखते हैं, इंडियाज इम्यूनाइजेशन लीप, फ्यूअर जीरो डोज चिल्ड्रन क्रिएट कवरेज, क्रिएटर कवरेज। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि जीरो, आपको इसको समझना जरूरी है कि जीरो डोज बोलते किसके हैं। India ranked second after Nigeria in the number of unvaccinated or zero dose children in 2023, according to a new recent study based on global burden of disease data। जो अभी एक न्यू डेटा आया है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ये ध्यान रखिएगा, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के आंकड़ों पे अगर देखा जाए तो लैंसेट में एक नए अध्ययन के अनुसार 2023 में टीकाकरण से वंचित या शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या के मामले में भारत नाइजीरिया के बाद दूसरे स्थान पर है। तो जीरो वैक्सीनेशन यानी जीरो डोज वैक्सीनेशन का मतलब क्या हुआ कि वो बच्चे जिनका इम्यूनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जो अनवैक्सीनेटेड जिनको आप कह सकते हैं, तो उनके संदर्भ में यहाँ पर जो है जीरो डोज इम्यूनाइजेशन, यहाँ पर ये शब्दावली आ रहा है। और ये अभी जो स्टडी आया है रिसेंट, ये किसके द्वारा है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के आंकड़ों के आधार पर ये जो है आपको डेटा आया है। अब आते हैं यहाँ पर इसके बारे में, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये। द टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बारे में देखेंगे। देखिए, द टर्म जीरो डोज चिल्ड्रन रेफर्स टू चिल्ड्रन हु डिड नॉट रिसीव इवन अ सिंगल डोज ऑफ एनी रूटीन चाइल्डहुड वैक्सीनेशन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद लगातार क्या होता है, बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है अलग अलग, ताकि वो अलग अलग बीमारियों से क्या हो सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बच सके। इन 2023 1.44 मिलियन इंडियन चिल्ड्रन फेल इनटू दिस कैटेगरी, यानी शून्य खुराक वाले बच्चे इनको कहते हैं बेसिकली। तो शब्द का तात्पर्य उन बच्चों से है जिन्होंने बचपन में किसी भी नियमित टीकाकरण की एक भी खुराक नहीं मिली है। जो रेगुलर मिलता है टीकाकरण, उसका एक भी डोज इनको या इन तक नहीं पहुंचा, इनको नहीं दिया गया है। 2023 में 1.44 मिलियन भारतीय बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। अभी आप समझ सकते हैं कि जबकि हम लोग इतने सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या हम देख रहे हैं कि अगर ये इस तरह की चीजें जो हैं, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं।
की फाइंडिंग्स फ्रॉम द लेसेंट रिपोर्ट्स में आई, हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। इंडिया इज सेकेंड ग्लोबली आफ्टर नाइजेरिया in total number of zero dose children. These unvaccinated children are primarily located in 8 countries which collectively host over 50% of the global burden. अब आप देख सकते हैं कि भारत जो जीरो डोज वाले बच्चों की कुल संख्या के मामले में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है आफ्टर नाइजेरिया। नाइजेरिया के बाद ये बिना टीकाकरण वाले बच्चे मुख्य रूप से 8 देशों में रहते हैं, जो सामूहिक रूप से अगर देखा जाए जो वैश्विक लेवल पे जो है उसमें 50% से भी ज्यादा का हिस्सा इनका खुद का है। ठीक है, ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस यहां देखेंगे। ग्लोबल जीरो डोज चिल्ड्रन डिक्लाइन फ्रॉम 58.8 मिलियन 1980 और 14.7 मिलियन 2019। यानी ऐसा नहीं है कि इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इनफैक्ट इनकी संख्या कम हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल ये भी क्या है, आंकड़े नहीं होने चाहिए, है ना, दिस इज नॉट अ गुड नंबर। तो वैश्विक स्तर पर जीरो डोज वाले बच्चों की संख्या जो थी ये 1980 में आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां से घट करके हम यहां तक पहुंचे हैं। हालांकि कोविड-19 व्यवधान, वैक्सीन, हिचकिचाहट, बहुत सारी असमानताओं के कारण भारत में संख्या अभी भी क्या है, अधिक बनी हुई है। ठीक है ना। मिजल्स वैक्सीन कवरेज डिक्लाइन इन 100 कंट्रीज 2010 से 19 इंक्लूडिंग इंडिया। भारत सहित 100 देशों में खसरे के टीके के कवरेज में गिरावट आई है। एक चीज समझिएगा, सबसे बड़ा क्या है कि लाइक आप किसी सोशल जो है ये कह सकते हैं टैबूज से घिरे हुए हैं, है ना। टैबूज इट मीन्स कि आप जो है कि भाई हम लोग जैसे कोविड में भी आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन लोग नहीं ले रहे थे, कई सारे मिथ्स चल रहे थे, तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी क्या है कि उनकी रीच नहीं हो पा रही है, वो जो भी हेल्थ इस तरह के जो प्रोग्राम्स है उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं, है ना, उसके बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या है कि एक ऑर्थोडॉक्सी कह सकते हैं, है ना, या फिर कह सकते हैं कि इसको लेकर के एक पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट है वैक्सीनेशन को लेकर के, जिसके वजह से यहाँ पर ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको हम लोगों को क्या करना है, इसे हमें पार करना जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट गुड। तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट से जो है ये चीजें समझ में आई है कि अभी भी वैक्सीनेशन से एक बड़ा तबका बच्चों का क्या है अभी तक दूर है। सो कहीं ना कहीं से हमें क्या करना है कि उस वो जो एक अभी तक जो खाई है ना, कि वैक्सीनेशन और जो अनइम्यूनाइजेशन, हमें उसे क्या करना होगा, पार करना होगा। हमें सभी बच्चों तक इसकी रीच क्या करनी है, बढ़ानी है। उसके लिए जरूरी है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, कैंपेन करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू अवेयर देयर पेरेंट्स ऑल्सो। हमें उनके पेरेंट्स को क्या करना होगा, जागरूक करना होगा। चलिए अब आते हैं यूएन 80 इनिशिएटिव्स के बारे में। आइए यहां पर देखेंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैज अनवेल्ड द यूएन 80 इनिशिएटिव टू enhance efficiency within the nearly 80-year-old organization and make it more cost effective। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने लगभग 80 वर्ष पुराने संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाने और इसे अधिक लागत प्रभावी बनाने के लिए यूएन 80 पहल का अनावरण किया है। ये ध्यान रखिएगा, यूएन 80 जो है इनिशिएटिव जो है लिया गया है किसके द्वारा, यहाँ पर तो यूएन के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर यूएन सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, तो इन्होंने इसको क्या किया, अनवेल किया। अब आइए जानते हैं कि क्या है यूएन 80 इनिशिएटिव विच इज ऑलरेडी अनाउंस्ड। तो आप देखेंगे यहाँ पर, सो बेसिकली इट इज अ न्यूली, यहाँ देखेंगे, इट इज अ न्यूली लॉन्च्ड एफर्ट by United Nations Secretary General Antonio Guterres, and it aimed to at improving efficiency, cost effectiveness and strategic alignment within 80-year-old global organization। मतलब ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव इनके द्वारा जो है शुरू किया गया है और 80 साल पुराने वैश्विक संगठन के भीतर दक्षता लाना, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बनाना, एफिशिएंसी। अभी आप देखेंगे क्या कि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती हैं तो उसमें देखा जाता है कि भाई इनका रोल क्या है ना। तो ये बहुत ज्यादा क्या है, चूंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इसकी महत्ता क्या है। The initiative seeks to optimize the UN's operations while ensuring the remains fit for purpose in addressing international challenges। क्योंकि देखिए संयुक्त राष्ट्र हर बात पे क्या हो जाता है, वो इसकी भूमिका हमेशा क्या होती है, काउंटेबल होती है कि भाई ये कहां तक सफल रहे। ठीक है, तो मेनली इस पहल का उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र के संचालन को अनुकूल बनाना है, साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय जो भी चुनौतियां हैं उसका समाधान के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास क्या हो, कोई उद्देश्य हो जो बेहतर हो। उसके अलावा टू ओवरसीज द यूएन 80 इनिशिएटिव, गुटेरस हैज अपॉइंटेड अंडर सेक्रेटरी जनरल गाय राइडर टू लीड अ डेडिकेटेड इंटरनल टास्क फोर्स ऑल्सो।
यानी यूएनएटी पहल को बेहतर तरीके से कार्यान्वित किया जाए, इसके लिए एक समर्पित आंतरिक टास्क फोर्स के नेतृत्व के लिए अंडर सेक्रेटरी जनरल ग्वायर राइडर को नियुक्त किया गया है, ताकि यूएन का, देखिए अभी भी क्या आपने देखा, जैसे इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, तो इस बीच में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह था कि भाई इन सब के बीच में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, और कहां तक ये सफल हो पा रहे हैं, क्या ये डायलॉग्स में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी बातें यहां तक आप देख सकते हैं। इस इनिशिएटिव का फोकस क्या है, 3 की एरियाज हैं। enhancing operational efficiency, it means identifying areas where resources can be used more effectively, ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहां संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना, लागत को कम करते हुए प्रभाव का अधिकतम करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। मीन्स ये हुआ कि इसमें स्ट्रीमलाइनिंग क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस टू मैक्सिमाइज इंपैक्ट वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट, ऑल्सो इंप्रूविंग, यहाँ पर देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिफरेंट यूएन एजेंसीज। ओके, अब उसके अलावा क्या, मैंडेट रिव्यू एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पे एक्सेसिंग द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू द यूएन बाय इट्स 193 मेंबर्स स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा उसे दी गई जिम्मेदारियों की बढ़ती संख्या का आकलन करना, मौजूदा कार्यक्रम जो प्रोग्राम चल रहे हैं, पॉलिसीज चल रहे हैं, वो कितने इफेक्टिव हैं ये देखना, उसको इवैल्यूएट करना, प्रयासों का दोहराव रोकने के लिए अधिदेशों को वर्तमान वैश्विक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना। ठीक है, अलाइनिंग मैंडेट्स विद करेंट ग्लोबल प्रायोरिटीज, मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं, टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो। तो ये हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो इसके 3 आपने जो है 3 जो है यहाँ पर आपने देखा कि जो इसके मेन पॉइंट्स हैं कौन कौन से। उसके बाद है स्ट्रक्चरल एंड प्रोग्रामेटिक जो है यहाँ पर रिफॉर्म्स, कंडक्टिंग अ स्ट्रेटेजिक रिव्यू ऑफ द यूएन स्ट्रक्चर, इंप्लीमेंटिंग डीपर लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस टू इंप्रूव गवर्नेंस, संयुक्त राष्ट्र की संरचना की रणनीतिक समीक्षा करना, शासन में सुधार के लिए गहन दीर्घकालीन संगठनात्मक परिवर्तनों को लागू करना। तो यहाँ पर देखिए 3 मेजर जो आपने बताया यहाँ मैंने आपसे कि इसमें 3 की एरियाज हैं, जिसमें कि पहला क्या है आपको कि एनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी परिचालन दक्षता, जितना भी मतलब ऐसे क्षेत्रों को इसमें क्या करना है, पहचान करना है जहां तक अभी तक रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाए हैं। उसके अलावा जो भी डिफरेंट यूएन की एजेंसीज है उनके आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना। अच्छा, कॉस्ट एफिशिएंसी बनाना, ज्यादा से ज्यादा की लागत को कम करते हुए ये कितना ज्यादा इफेक्टिव हो पा रहा है ये मैटर करता है। देन उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैंडेट रिव्यू एंड इम्प्लीमेंटेशन, इट मीन्स कि इसमें जब जो संयुक्त राष्ट्र में 193 कंट्रीज हैं उनको जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं उसका वो कहाँ तक पालन कर पा रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना, उसका आकलन करना, जो भी पॉलिसीज चलाई जा रही है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है ना, उसको इवैल्यूएट करना, उसके इफेक्टिवनेस को जानना, ये बहुत मैटर है। उसके अलावा जो है यहाँ पर ये भी देखना है कि ग्लोबल प्रायोरिटीज से जो है वो हम लोगों की क्या है उस पर भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये आपको क्या है, मैंडेट रिव्यू और मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रक्चरल एंड प्रोग्रामेटिक रिफॉर्म्स, यानी जो भी संयुक्त राष्ट्र की जो संरचना है उसकी रणनीतिक समीक्षा करना, शासन में सुधार के लिए गहन दीर्घकालीन और संगठनात्मक परिवर्तनों को लागू करना। इट मीन्स कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यूएन का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रैटेजिक रिव्यू करना होगा, इंप्लीमेंटिंग डीपर लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस टू इंप्रूव गवर्नेंस ऑल्सो। तो हमें क्या करना है, ये भी काम इस पे करना है। तो ये ध्यान रखना है कि दीज आर द 3 मेजर एरियाज विच इज स्टार्टेड बाय द UN80 इनिशिएटिव, है ना। UN80 इनिशिएटिव के साथ ही ये जो है प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, यानी ये की एरियाज हैं जिसमें कि क्या है यहाँ पर काम किया जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आप सबको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप सब लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। आप लोगों को PDF मिल जाया करता है तो आप लोग काइंडली कनेक्ट रहिए। एंड वन मोर थिंग कि जो मैंने आज आपको पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा एक्सियोम 4 के बारे में, उसके अलावा आपने पढ़ा 0 डोज जो है वैक्सीनेशन को लेकर के क्या रिपोर्ट आई है यहाँ पर, और देन द थर्ड वन इज UN80 इनिशिएटिव। सो दीज ऑल आर टुडेज करंट अफेयर। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।